अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स, जिसका है मॉड्यूल नंबर 5 फाइनेंशियल एनालिसिस टूल्स एंड टॉपिक नंबर है 93 लेवरेज एनालिसिस पार्ट नंबर 3, क्योंकि हम फाइनेंशियल लेवरेज या फिर लेवरेज एनालिसिस के बारे में पढ़े हैं और आज हमने इसकी रेशोज़ डिस्कस करनी है। बट टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज और पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर दैट इज़ अबाउट financial leverage and its ratios. We are discussing financial leverage and now we have to see the ratios related to it. We have discussed the financial leverage is the use of fixed financial cost of debt to enhance the return of equity holders. यानी डेप्ट की जो क्योंकि जब आप किसी से कर्ज लेते हो, डेप्ट लेते हो या क्रेडिट पर कोई चीज़ लेते हो, तो आपको एक फ़िक्स रेट ऑफ रिटर्न भी उन्हें देना होता है। यानी उस पर एक एडिशनल इंटरेस्ट जो वैल्यू अमाउंट देनी होती है, जिसे हम इंटरेस्ट कहते हैं, और वो फिक्स्ड होती है। And we have also seen that how it works and how the increase of financial leverage increases the return of equity holders. मैंने अभी आपको बताया कि जैसे जैसे डेप्ट्स की जो अमाउंट है या डेप्ट्स बढ़ेंगे तो आपके जो फाइनेंशियल लेवरेज है वो वर्क करता है, यानी इक्विटी होल्डर्स जो हैं उनका रिटर्न बढ़ेगा। But now today we have to discuss about some common leverage ratios to calculate or measure the financial leverage. We have some commonly used ratios, among which three basic ratios, जिसमें से थ्री बेसिक रेशोज़ हैं विद एग्जांपल मैं आपको बताने वाली हूँ। फर्स्ट है डेप्ट टू इक्विटी रेशो, जिसमें आपने क्या करना है, टोटल डेप्ट्स को डिवाइड कर देना है अमाउंट ऑफ इक्विटी से। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है डेप्ट टू टोटल एसेट रेशो, जिसमें आप टोटल डेप्ट को डिवाइड करोगे टोटल एसेट्स से। एंड थर्ड वन इज़ लॉन्ग टर्म डेप्ट टू टोटल एसेट रेशो, जिसमें आप टोटल लॉन्ग टर्म डेप्ट्स को डिवाइड करोगे। नाम ही बता रहा है कि क्या करना है, total assets. And now let's see with example. First ratio is debt to equity ratio, जिसका फॉर्मूला बताया मैंने, टोटल डेप्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी, जिसमें लेट कर लो कि टोटल डेप्ट 600,000 है, इक्विटी गिवन है 400,000। तो यहाँ पर गिवन है तो आपने क्या करना है, डेप्ट इक्विटी रेशो आपके पास आएगी 600,000 डिवाइडेड बाय 400,000। आंसर विल बी इक्वल टू, जब डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 1.5 टाइम्स। एंड दिस 1.5 टाइम्स मीन्स दैट डेप्ट इज़ 150। 1.5 को अगर मल्टीप्लाई 100 करें तो 150 आता है। तो परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150% या फिर 1.5 टाइम्स ऑफ इक्विटी, विच मीन्स दैट और कंपनी हैज़ गुड हाई फाइनेंशियल लेवरेज। यानी हमारी जो इक्विटी है वो हमारे पास हमारे डेप्ट से 1.5 टाइम्स, यानी इक्विटी क्या होती है, जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट, जो पैसा है हमारे पास, ठीक है, वो हमारे पास ज़्यादा है हमारे डेप्ट से। और कितने टाइम्स ज़्यादा है, 150% या फिर 1.5 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है। नेक्स्ट रेशो इज़ डेप्ट टू टोटल एसेट्स रेशो, जिसका फॉर्मूला है टोटल डेप्ट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। यहाँ पर टोटल डेप्ट्स हैं 600,000, इक्विटी गिवन है 400,000 एंड टोटल एसेट्स मेरे पास आते हैं 1 मिलियन आई थिंक। ठीक है। तो टोटल डेप्ट टू टोटल एसेट हमारे पास रेशो, इक्विटी, आप जब बैलेंस शीट देखते हैं तो एक साइड पर एसेट्स गिवन होते हैं और एक साइड पर टोटल डेप्ट्स होते हैं। जो डेप्ट्स होते हैं उसमें डेप्ट प्लस इक्विटी मिलाकर, यानी क्योंकि दोनों साइड डेप्ट और एसेट्स की इक्वल होनी होती है, तो दोनों एसेट डेप्ट प्लस इक्विटी मिलकर यही अमाउंट बनती है टोटल एसेट्स वाली। लेकिन मुझे यहाँ क्या चाहिए, टोटल एसेट्स चाहिए और टोटल डेप्ट चाहिए, दोनों को डिवाइड करो, आंसर विल बी इक्वल टू 0.6। जब मल्टीप्लाई 100 करते हैं तो आंसर आता है 60%। एंड दिस रेशियो टेल्स अस दैट ओवर टोटल फाइनेंसिंग और टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट और इन टोटल एसेट्स इज़ हाउ मच परसेंट इज़ थ्रू डेप्ट, यानी हमारे एसेट डेप्ट के लिहाज से कितने हैं, यानी कितने डेप्ट के अकॉर्डिंग। 0.6 टाइम्स शोज दैट और डेप्ट्स आर 0.6 टाइम्स और 60% ऑफ और टोटल फाइनेंसिंग, यानी हमारी जो फाइनेंसिंग है उसके जस्ट 0.6% या 60% हमारे डेप्ट्स हैं, बाकी हमारे लिए बच जाएगा।
फ्रॉम आवर टोटल एसेट्स 60% एसेट्स आर फाइनेंस और परचेज थ्रू डेप्ट्स, यानी डेप्ट्स वगैरह को यूज़ करते हुए आपने परचेजिंग की है, यानी आपने जो लिए थे कर्ज वगैरह उससे आपने कितने टोटल एसेट्स लिए हैं। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास लॉन्ग टर्म डेप्ट टू टोटल एसेट्स रेशो, जिसका फॉर्मूला है लॉन्ग टर्म डेप्ट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। एग्जांपल गिवन है, लॉन्ग टर्म डेप्ट है हमारे पास, टोटल एसेट्स हैं, दोनों को डिवाइड करें, आंसर विल बी इक्वल टू 0.4 टाइम्स, जिसे मल्टीप्लाई 100 करते हैं आंसर आता है 40% in percentage. So here 0.4 times or 40% means that 40% financing is done actually through long term debts. और long term debts के बारे में, long term के बारे में बताया था, जिसका लाइफ टाइम जो होता है मोर देन 1 ईयर होता है, यानी 1 साल से ज़्यादा होता है, उसे लॉन्ग टर्म कहते हैं। और डेब्ट्स हैं यानी जिनका ड्यूरेशन लॉन्ग टर्म यानी 1 ईयर से ज़्यादा है, उनके थ्रू जो है इतनी फाइनेंसिंग की गई है। मीनिंग दैट दिस कंपनी हैज़ परचेज और फाइनेंस इट्स एसेट्स थ्रू द 40% लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, यानी 1 साल से ज़्यादा वाले जो डेब्ट्स लिए थे उससे उसने इतने % क्या है अपने एसेट्स परचेज किए हैं। सो लेवरेज इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर, लेवरेज किसके लिए इम्पॉर्टेंट है, यानी कौन इसको यूज़ करते हैं या कंसर्न होते हैं इससे। फर्स्ट वन है फॉर शेयर होल्डर्स। लेवरेज रेशोज़ आर इम्पॉर्टेंट फॉर शेयर होल्डर्स बिकॉज they want to see their profit maximum, and one way is having more profit is by having high financial leverage. previous lecture से ही मैंने आपको बताया, जितना ज़्यादा leverage ज़्यादा होगा उतना ही जो equity holders या share holders हैं उनका profit भी यानी return भी ज़्यादा होगा। as the financial leverage increases, return of the equity holders increases। इसको डिटेल में मैंने previous lecture में भी बताया कि किस तरह से increase होता है और उन्हें रिटर्न ज़्यादा मिलता है। फॉर लेंडर्स, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और जो बॉन्ड होल्डर्स हैं, इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट हु प्रोवाइड मनी टू फाइनेंसिंग टू एनी बिजनेस। और ये लोग प्रोवाइड करते हैं क्योंकि लेंडर्स हैं, बैंक्स वगैरह हैं, बॉन्ड होल्डर्स हैं, ये पैसा क्या है आपके बिजनेस में लगाते हैं, यानी आपको डेप्ट देते हैं। एज दिस रेशियो इंक्रीजेज देन द रिस्क इज ऑल्सो इंक्रीजेज बिकॉज मोर इन्वेस्टमेंट थ्रू लैंडिंग और बोरोड अमाउंट इज दैट बिजनेस इन दैट बिजनेस। भाई जितना ज़्यादा देते हैं भाई हमेशा उन्हें डर रहता है कि उनका पैसा डूब ना जाए। अब ज़्यादा से ज़्यादा देंगे, अब शेयर होल्डर के लिए तो है ठीक है, उनको उनका रिटर्न बढ़ेगा, बट जो हमारे पास बैंक्स वगैरह हैं जो हमें उधार दे रहे हैं उनको डर रहेगा कि भाई ये रिटर्न भी करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर कंपनी या बिज़नेस की कैपेबिलिटी इतनी है कि वो रिटर्न कर सकते या नहीं कर सकते। तो जितना ज़्यादा लेवरेज बढ़ेगा यानी जितना ज़्यादा वो डेप्ट देंगे तो उनका रिस्क बढ़ेगा, इसलिए वो भी इंटरेस्टेड होते हैं कि कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करे। अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेगी देन ही वो उनके जो उधार वगैरह हैं, लैंड्स जो उन्होंने मनी फंडिंग की थी उसका जो है रिटर्न भी मिलेगा और उनको वो पैसे भी मिलेंगे जो उन्होंने पे किए थे। If we say that there is 80% debt and 20% equity, which means that the stake of owners who are running this business is only 20% है, and the other people who have provided financing in the form of debt, their stake is 80%, but these 20% owners are managing this 80%। यानी जो ओनर्स हैं उनका जस्ट उनके पास 20% सपोज कर लो अर्निंग है और 80% तो डेप्ट्स आ गए, तो थोड़ा सा इनको मैनेज करने में मुश्किल होगी। सो दिस रेशियो इंक्रीजेज, इट बिकम्स unfavorable for the lenders or banks or financial institutions. They would like to see this ratio as less as possible, यानी वो कोशिश करते हैं कि कम से कम हो, क्योंकि उनका जो रिस्क है इसके कम होने से कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट है रेगुलेटरी अथॉरिटीज़। द जॉब ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटी इज़ टू कीप दिस रेशोज इन लिमिट्स, यानी ना ज़्यादा हो ना कम हो। अगर ज़्यादा हद से बढ़ गया तो वो जो लेंडर्स हैं या फिर कंपनी के लिए भी मुश्किल हो जाएगा पे करना, क्योंकि ज़्यादा हो जाए तो एक हद आती है, एक लिमिट आती है कि आप उसके जो डेब्ट्स वगैरह हैं या रेट ऑफ रिटर्न है वो पे नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी जिस भी हालत में हो उसे जस्ट फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न देना होता है। Therefore, regulatory authorities define the limit of maximum debt equity or debt to equity or debt to total assets or long-term debt to total asset ratios that any business or corporation cannot exceed that defined level। यानी एक लेवल दे देती है, यानी 10% देना है
ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हो रिटर्न, ये 20% ले सकते हो, जो भी है वो फिक्स कर देती है और इसको एक्सीड करने की इजाज़त नहीं होती, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। नेगेटिव अफेक्टिव लेवरेज, अब जहाँ पॉजिटिव अफेक्ट हैं कि फाइनेंशियल लेवरेज बढ़ाने से शेयर होल्डर्स को फ़ायदा होता है, इसी तरह से ये जो लेवरेज है इसके नेगेटिव भी अफेक्ट हैं। द फाइनेंशियल लेवरेज में वर्क नेगेटिवली एज वी सेड दैट इफ़ द अर्निंग पावर ऑफ कंपनी इज़ मोर देन द कॉस्ट ऑफ डेब्ट then financial leverage will work. But if the earning power of company decreases or that company starts to go in loss, then in that case the return of shareholders will also decrease. जहाँ leverage बढ़ता है, कंपनी की जो कैपेसिटी है अर्निंग वो ज़्यादा होगी, तो कॉस्ट ऑफ डेब्ट से यानी जितने कर्ज उन्होंने देने हैं उससे ज़्यादा वो अर्न कर रहे हैं, तो हम कहेंगे जो फाइनेंशियल लेवरेज है वो अच्छा है, यानी कंपनी अच्छी जा रही है। लेकिन अगर कंपनी अर्निंग कम कर रही है बट उनकी जो कॉस्ट ऑफ डेब्ट है, जो डेब्ट्स हैं वो ज़्यादा हैं, तो ऑब्वियसली हमें पता है कि हम अर्निंग इतनी कर नहीं रहे, कर्ज चढ़ाए जा रहे हैं, तो ये क्या है, तो शेयर होल्डर्स का जो जो इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उनका जो रिटर्न है वो कम हो जाएगा। सो दिस हाई रेशो इज़ गुड व्हेन बिजनेस इज फ्लरिशिंग और वर्किंग गुड और हैज़ हाई प्रॉफिट, यानी हाई प्रॉफिट्स हैं उसके हाई रेशो तब ये अच्छी है जब वो प्रॉफिट्स अर्निंग कर रही है। बट व्हेन इकोनॉमिक कंडीशंस आर नॉट गुड और बिजनेस इज गोइंग डाउन और सेल्स रेवेन्यू आर डिक्रीजिंग, देन इट इज़ नॉट गुड टू हैव हाई फाइनेंशियल लेवरेज एंड दिस में अफेक्ट द शेयर होल्डर्स रिटर्न। लेकिन अगर कंपनी की कंडीशन अच्छी नहीं है, रेवेन्यू सेल्स अच्छी नहीं है, डाउन जा रहे हैं, तो ये जो हाई फाइनेंशियल लेवरेज है वो अच्छी नहीं है, बिकॉज जितने ज़्यादा कर्ज बढ़ेंगे उसके लिए उतनी ही प्रॉब्लम होगी इसको पे करने में, ठीक है। एंड दिस में अफेक्ट द शेयर होल्डर, भाई उनका जब पे नहीं कर सकेंगे, जब पे नहीं कर सकेंगे कंडीशन ही ख़राब हो जाएगी, तो शेयर होल्डर्स को रिटर्न क्या मिलेगा? We can say that the increase of financial leverage increases the risk because of that fixed cost of interest which we have to pay in any case whether we earn enough profit or not। तो ये जो फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट है, जब आप उधार ले रहे हो तो आपने पे करना है, इवन आप अपनी कंडीशन जो आपके बिजनेस की है वो अच्छी है या नहीं है, आपने किसी भी हालत में है, आप चाहे आपका बिजनेस डूब गया है, यानी एक तरह से जब इंस्टॉलमेंट करवाते हो आपने रिटर्न करना होता है ना, अगर नहीं करते तो फिर बाद में करना पड़ता है विद पेनल्टी और फाइन। तो इसलिए ये इंक्रीज़ करना, फाइनेंशियल लेवरेज इंक्रीज़ करने से क्या होता है कि जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। सो वी हैव कंप्लीटेड ओवर टुडेज़ लेक्चर हेयर। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।